नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। पल्लवी नहाने के बाद सामने की बालकनी में टॉवल सुखा रही थी। उसकी नज़र ऑटो से उतरते हुए ससुर जी पर पड़ी। उनके हाथों में दो भारी भारी बैग थे जिनमें गांव के खेतों की हरी सब्जियां बाहर तक झांक रही थी। ससुर जी को देखते हुए पल्लवी का माथा ठनका और वह दंदनाते हुए सूरज के पास आकर बोली, तुम्हारे पिताजी आए, जाकर दरवाज़ा खोलो और हाँ, मुझसे नाश्ता बनाने को मत कहना, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही। तुम्हारे पिताजी की प्रॉब्लम क्या है? हर 10 दिन में मुंह उठाकर चले आते हैं। उन्हें दिखता नहीं है कि बहू बेटा कामकाजी। सूरज कुछ नहीं बोला। वह पल्लवी के व्यवहार से वाकिफ था। जब भी पिताजी गांव से आते हैं उसका व्यवहार चिड़चिड़ा हो जाता है। सूरज ने जाकर दरवाज़ा खोला और पिताजी के हाथों से दोनों भारी थैले लेकर चरण स्पर्श किए। पल्लवी ऑफिस जाने के लिए तैयार थी। जाते हुए ससुर जी के चरण स्पर्श करके निकल गई। सूरज ने भी बाबूजी को चाय नाश्ता कराया और इसके बाद वह भी ऑफिस के लिए निकल गया। वैसे तो रामेश्वर जी के लिए शहर में दिन काटना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब से उनकी पत्नी शांति का देहांत हुआ है तब से बहू बेटे का मोह उन्हें यहाँ खींच लाता है। गांव में अकेले रहते हैं लेकिन फिर भी आस पड़ोसियों में इतना लाड प्यार है कि अकेलापन महसूस नहीं होता। शाम को पल्लवी घर लौटी तो रामेश्वर जी बोले, बहू मैं जलेबी लाया था, जरा गर्म करके ले आओ, टीनी और मैं मिलकर खाएंगे, मेरे बेटे के बचपन की यादें ताज़ा हो जाएंगी। पल्लवी ने ऑफिस से आकर अभी अपना पर्स रखा ही था कि ससुर जी की ऐसी फरमाइश से वह चिढ़ गई। कमरे में जाकर सूरज पर भड़क गई। टीनू जी, जलेबियां खा लीजिए, आपके पिताजी गर्मा गर्म जलेबियों के साथ आपका इंतजार कर रहे हैं। पिछली बार तो एक सप्ताह में ही वापस चले गए थे, लेकिन लगता है इस बार पूरा महीना रुकने वाले हैं। मैं साफ साफ बोल देती हूँ, मुझसे घर और ऑफिस का जैसे तैसे काम हो पाता है, फिर तुम्हारे पिताजी के नखरे, रोज़ रोज़ की फरमाइशें मुझसे सहन नहीं होगा। सूरज भी परेशान होते हुए बोला, पल्लवी मम्मी नहीं, पिताजी अकेले गांव में परेशान हो जाते हैं इसीलिए यहाँ चले आते हैं। वे मेरे पिताजी, कोई मेहमान नहीं जो उन्हें मैं सप्ताह भर में चलता कर दूँ। उनके बेटे का घर है, उनका भी अधिकार है, वह जितने दिन चाहे रह सकते हैं। इस बात पर पल्लवी और सूरज में कहासुनी हो गई। रामेश्वर जी ने उन दोनों की बातें सुन ली और माइक्रोवेव से स्वयं ही जलेबियां गर्म कर ली। जब तक पल्लवी किचन में आई वह चाय भी बना चुके थे। पल्लवी बोली, अरे बाबूजी, मैं तो आ ही रही थी। रामेश्वर जी की आंखें नम हो गई और वह बोले, बेटा वैसे तो मेरा मीठा खाना डॉक्टर ने बंद कर रखा है, डायबिटीज़ का मरीज हूँ। जब तुम्हारी सास थी तो मुझे मीठा खाने नहीं देती थी, लेकिन अब कोई टोकने वाला नहीं, इसीलिए जलेबी में भी वैसा स्वाद नहीं आता। आज सोचा था कि बेटे के साथ बैठकर जलेबी का आनंद लूँगा, पर लगता है कि टीनू ने भी जलेबियाँ खानी छोड़ दी, इसीलिए तो अभी तक कमरे से बाहर नहीं आया। रामेश्वर जी ने जलेबियाँ रसोई में ही एक किनारे पर रख दी और बाहर निकल गए। अगले दिन सुबह सूरज ऑफिस जाने के लिए तैयार था। रामेश्वर जी उसके पास आकर बोले, बेटा चमड़े की चप्पल वॉक करते समय काटती, सोचता हूँ मैं मॉर्निंग वॉक के लिए शूज ले लूँ। सूरज बोला, बाबूजी अभी महीने का एंड चल रहा है, नेक्स्ट मंथ सैलरी आते ही मैं आपको दिलवा दूंगा। और वह ऑफिस के लिए निकल गया। इस बात को 2 महीने गुजर गए। वह चप्पल को टाका लगा कर पहनते। सूरज हर बार उन्हें बहाना बनाकर टाल देता है। इस बार रामेश्वर जी बेटे बहू के पास लंबे समय तक रहना चाहते थे। उम्र हो चली अब उनकी, गांव में अकेले खाना बनाना अब उनसे नहीं होता। एक दिन पल्लवी और सूरज तैयार हो रहे थे। उन्हें देखकर रामेश्वर जी बोले, बेटा कहीं पार्टी में जा रहे हो क्या? मुझे तुमने नहीं बताया, मैं अभी 2 मिनट में तैयार होकर आता हूँ। रामेश्वर जी बहू बेटे के साथ मेलजोल बढ़ाना चाहते थे ताकि साथ रहने में अधिक कठिनाई ना हो, लेकिन बेटा तुनक कर बोला, बाबूजी हम दोस्तों की आपसी पार्टी, कोई बुजुर्ग नहीं आएगा वहाँ पर, आप बोर हो जाएंगे। रामेश्वर जी ने उदास मन से कहा, ठीक है बेटा तुम लोग जाओ, मैं तो वैसे ही कह रहा था। उनकी आंखें नम हो गई। अपने आप को संभालते हुए कमरे में आ गए। दरवाज़ा बंद करके फूट फूट कर रोने लगे।
बहू बेटा उनके मुंह पर दरवाज़ा बंद करके निकल गए। एक बार भी यह नहीं पूछा कि पिताजी क्या खाएंगे, देर रात तक अकेले कैसे रहेंगे। उन्होंने अपनी जेब से पत्नी की एक फ़ोटो निकाली, रोते हुए कहने लगे, शांति, आज तुम्हारी बहुत याद आ रही। देखा तुमने हमारा टीनू, जो बचपन में मेरी उंगली नहीं छोड़ता था। जब मैं खेतों पर जाता था तो मेरे कंधों पर बैठकर सवारी करता था। आज मेरा वही बेटा उंगली छिड़वा कर चला गया और मैं बूढ़ा उसे देखता रह गया। बच्चों की अपनी ज़िंदगी होती है, लगता है मैं बेकार ही आया। रामेश्वर जी जैसे तैसे करके अपना मन बहला रहे थे। बहू और बेटे के रूखे व्यवहार को हजम करने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच पल्लवी ने एक खुशखबरी दी कि वह माँ बनने वाली। रामेश्वर जी उसी दिन से बुढ़ापा पेंशन के पैसे जोड़ने लगे। क्या पता बहू बेटे को ज़रूरत पड़ जाए। शहर में अपना कोई नहीं होता, डिलीवरी के समय क्या पता कितने पैसे की ज़रूरत आन पड़े, इसीलिए पैसा जोड़ना जरूरी। एक दिन वे पार्क में घूम रहे थे कि उन्हें अपना एक पुराना दोस्त ईश्वर दास मिल गया। बातें करते करते रामेश्वर जी उन्हें अपने फ्लैट पर ले आए। दोनों दोस्तों के बीच बचपन की बातें, मोहल्ले और गांव की यादें ताज़ा हो गई। जब तक पल्लवी और सूरज भी ऑफिस से आ गए। सूरज उन्हें पहचानता था। नमस्ते अंकल, बड़े दिनों बाद मिले, कहते हुए सूरज ने उनके चरण स्पर्श किए और पल्लवी को चाय के साथ गर्म पकौड़े बनाने को कहा। बातों बातों में ईश्वर दास जी कहने लगे, बेटा मैं तुम्हारे पिताजी जैसा नहीं जो एक ही जगह पर चिपका रहूं, घूमता फिरता रहता हूं। अभी देहरादून से आया था और अभी वैष्णो देवी जा रहा हूं। तुम्हारी आंटी तो अब रही नहीं, जब वह थी तो साथ घूमने का मज़ा ही कुछ और था। खैर कोई बात नहीं, प्रभु चरणों में जाने से पहले मैंने तुम्हारी आंटी को हर जगह घुमाया, उसकी लगभग सभी इच्छाएं पूरी की। और एक तुम्हारे पिताजी बेहद कंजूस, घूमने फिरने पर पैसा खर्च नहीं करना चाहते। सारी ज़िंदगी तुझे पढ़ाने लिखाने, तेरा भविष्य बनाने में लगा दी और बेचारी तुम्हारी माँ 4 धाम की यात्रा मन में लेकर इस दुनिया से विदा हो गई। पर यह इंसान नहीं सुधरा, बस पैसे जोड़ता ही रह गया। जब जब तुझे ज़रूरत पड़ी, गांव में खेतों की ज़मीन से जोड़ा हुआ पैसा तेरे पास भेजता रहा, लेकिन खुद आज भी टाँके लगी चप्पल पहनकर घूमता है। सचमुच रामेश्वर तू बहुत कंजूस है। अरे अब तो श्रम कर, तेरा बेटा सफल है, शहर में रहता है, अपना फ्लैट है, क्या कमी है इसके पास। फिर भी तू एक एक पैसा बेटे और बहू के लिए जोड़ता रहता है, और कुछ ना सही खुद के लिए अच्छे कपड़े और जूते पहनने की व्यवस्था तो कर ही सकता है। काफ़ी देर आपसी बातचीत चलती रही। इसके बाद ईश्वर दास चला गया। उसे अगले दिन सुबह की ट्रेन पकड़नी थी। रामेश्वर जी उदास डाइनिंग टेबल से उठकर अपने कमरे में आ गए। दरवाजे से सटकर बुरी तरह रोने लगे। आज सूरज को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी नज़रें अंकल के सामने झुक गई। सूरज बाबूजी से माफ़ी मांगने के इरादे से अगले दिन सुबह जब उनके कमरे में आया तो बाबूजी की चारपाई पर एक खत पड़ा मिला। प्रिया बेटा सूरज, मैं सुबह की ट्रेन से तुम्हारे ईश्वर दास अंकल के साथ घूमने जा रहा हूँ, पहुँचकर खबर कर दूँगा। ईश्वर दास की बातों का बुरा मत मानना, पर सच तो यही है कि बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए माता पिता एक एक पैसा जोड़ते हैं। मैंने अपनी पेंशन के कुछ पैसे जोड़ लिए थे जो मैं तुम्हें देना चाहता था, ताकि बहू की डिलीवरी के समय पर काम आ सके, लेकिन अब मेरा मन बदल गया। उन पैसे से मैं वैष्णो देवी की यात्रा करने जा रहा हूँ। बेटा मुझे ना तो तुम्हारा पैसा चाहिए और ना ही प्रॉपर्टी। मेरे पास अपना कमाया हुआ इतना है कि मैं बुढ़ापे में अच्छी ज़िंदगी बिता सकता हूँ। तुम्हारा पिता अब तक अपने लिए बहुत कंजूस था, परंतु अब बाकी की ज़िंदगी खुलकर खर्च करना चाहता है। जूते मैंने ऑनलाइन मंगवा लिए, गांव के एड्रेस पर पहुंच जाएंगे। तुम मंगवाते तो मुझे अच्छा लगता। खैर कोई बात नहीं, अब मैं मुड़कर तुम्हारे फ्लैट पर नहीं आऊँगा। तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारी तरह स्वार्थी नहीं बन पाऊँगा। जब कभी तुम्हें ज़रूरत पड़े तो याद करना, मैं पैसे पहुँचा दूँगा। तुम्हारा कंजूस पिता। तो दोस्तों, आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली और इस कहानी में आपको किस पात्र की भूमिका सबसे अच्छी लगी, यह भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।